नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है, खबरों को आपको दिखाते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में। सबसे पहले बात पीसीसी की नव नियुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा ने बैठक ली है। बैठक के बाद माकन और डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। कहा अभी लघु कार्यकारिणी बनाई है, 15 जनवरी को होगा राजभवन का घेराव। देश भर में किसानों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन होगा। कल कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। 2 से 3 हफ्ते के अंदर जिलाध्यक्षों का पैनल बनाया जाएगा। बैठक में सभी पदाधिकारियों को दिया गया टास्क, जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का टास्क। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। किसानों को लेकर बीजेपी की सोच संवेदनहीन है, ये भी कहा गया। मदन दिलावर का बयान बताता है भाजपा की मानसिकता। खुद राजस्थान बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। ये इसीलिए अहम क्योंकि वो हमारी सरकार को गिराने में जुटे थे, लेकिन वो हमारी एकता के कारण कामयाब नहीं हो पाए। जबकि हमारे विधायकों को दिए गए थे अपार प्रलोभन। 11 विधायक जो पदाधिकारी बने हैं, अगर ये मंत्री बनते हैं तो कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन अभी इन्हें संगठन में भूमिका निभानी है। पदाधिकारी बनने का अर्थ रुकावट नहीं, संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है, ना कि सत्ता से संगठन की। संगठन में आने से रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि आगे के रास्ते खुलते हैं। जिन्हें हमने बनाया है उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। उनकी सिफारिश पर जिला अध्यक्ष और सियासी नियुक्ति जिलों में होंगी। महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि अजय माकन का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस तरह से नई कार्यकारिणी की गठन के बाद ये बैठक की गई, इसमें बहुत बड़े मैसेजेस दिए गए और साथ ही जब अभी पीसी की गई उसमें भी कई बड़ी बातें कही गई। इसमें कहा गया कि कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। 2 से 3 हफ्ते के अंदर जिलाध्यक्षों का पैनल बनाया जाएगा। बैठक में सभी पदाधिकारियों को टास्क दिया गया। जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का टास्क ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। किसानों को लेकर बीजेपी की सोच संवेदनहीन है, ये बातें भी कही गई। साथ ही मदन दिलावर के बयान का जिक्र किया गया और कहा गया मदन दिलावर का बयान बताता है भाजपा की मानसिकता। खुद राजस्थान बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। ये इसलिए अहम क्योंकि वो हमारी सरकार को गिराने में जुटे थे, लेकिन वो हमारी एकता के कारण कामयाब नहीं हो पाए। जबकि हमारे विधायकों को दिए गए थे अपार प्रलोभन। 11 विधायक जो पदाधिकारी बने हैं, अगर ये मंत्री बनते हैं तो कोई रुकावट नहीं, क्योंकि देखिए लगातार ये खबर आ रही थी कि जिनको जगह दी गई है कार्यकारिणी में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कुछ लोगों के बयान भी आए। कहा यह जा रहा था कि जो सदस्य हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिनको कार्यकारिणी में जगह दी गई है उनको शायद मंत्री ना बनाया जाए, मंत्री बनने में रुकावट हो सकती है। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि अगर ये मंत्री बनते हैं तो कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन अभी इन्हें संगठन में भूमिका निभानी है, ये बात कही गई। पदाधिकारी बनने का अर्थ रुकावट नहीं, संगठन में सत्ता की प्राप्ति होती है, ना कि सत्ता से संगठन की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। संगठन में आने से रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि आगे के रास्ते खुलेंगे। जिन्हें हमने बनाया है उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। उनकी सिफारिश पर जिला अध्यक्ष और सियासी नियुक्ति जिलों में होंगी। अजय माकन के आने के बाद महत्वपूर्ण मीटिंग रही, महत्वपूर्ण बातें कही गई और जो पीसी की गई उसमें भी कई बातों का जिक्र किया गया। कहा यह गया कि जिनको भी ये नियुक्ति दी गई है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अब उनको संगठन को और मजबूत करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन को मजबूती प्रदान करना ही है। ये सभी की जिम्मेदारी है और ये सभी को तय करना होगा। कहीं ना कहीं आप देखिए अजय माकन का इंतजार लगातार हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकारिणी को लाया गया, कार्यकारिणी को लॉन्च किया गया और जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई, उसके बाद यह बेहद महत्वपूर्ण था कि उनकी बैठक की जाए। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा ने बैठक ली। बैठक के बाद माकन और डोटासरा ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें यह कहा गया अभी लघु कार्यकारिणी बनाई गई है, जबकि 15 जनवरी को राजभवन का घेराव होगा। देश भर में किसानों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन होगा। कई महत्वपूर्ण बातें कही गई और महत्वपूर्ण ये भी कि देखना होगा किस तरीके से आगे ये भूमिकाएं तय होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करनाल की करते हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज मुख्यमंत्री गहलोत। करनाल में किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग निंदनीय है, ये बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। यह हरियाणा पुलिस का निंदनीय कृत्य राजस्थान के किसान भाइयों पर भी हरियाणा पुलिस ने किया था इसी तरह बल प्रयोग। भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई करने की जगह केंद्र को किसानों की बात सुनकर अविलंब मान लेनी चाहिए उनकी मांग। आखिर ऐसा किसके दबाव में किया जा रहा है कि 46 दिन से धरना दे रहे किसानों की नहीं मांगी जा रही है मांगे। आज जो कुछ भी करनाल में हुआ है उसके बाद कई सारे सवाल उठे हैं। आपको जैसा मालूम है कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर 46वें दिन भी आंदोलनरत हैं, लगातार वो दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। जिसके बाद आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने निंदा की। उन्होंने कहा करनाल में किसानों पर बल प्रयोग
जो पुलिस ने किया है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। वहीं करनाल में किसानों के गुस्से से हाहाकार। सीएम की सभा से पहले भड़के किसान। कार्यक्रम से पहले किसानों ने नारेबाजी कर दिखाए थे काले झंडे। पुलिस के समझाने के बावजूद भी नहीं माने थे प्रदर्शनकारी। इस पर हालात बेकाबू देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज और साथ ही आंसू गैस और पानी की बौछार भी की गई। नाराज किसानों ने सीएम के लिए बने मंच पर ही तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ और लाठीचार्ज के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये रैली रद्द कर दी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां पर ये आंदोलन काफी शांतिपूर्ण चल रहा था, जैसा कि आपको याद होगा। लेकिन आज करनाल में किसानों के गुस्से से हाहाकार देखने को मिला। सीएम की सभा से पहले किसान भड़के। कार्यक्रम से पहले किसानों ने नारेबाजी की और काले झंडे भी दिखाए। तो लो आ गई है हमारी वैक्सीन। जी हां, राजस्थान में भी 16 जनवरी से लगेगी कोविशील्ड वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैक्सीन की तैयारियों को लेकर बोले चिकित्सा मंत्री। कहा 3689 सेशन साइट सरकारी और 2969 सेशन साइट निजी क्षेत्र की चिन्हित। 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता विकसित कर ली गई है राजस्थान में। पहले फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। हेल्थ, मिलिट्री, पैरामिलिट्री को लगाई जाएगी वैक्सीन। राजस्व विभाग को शामिल किया गया है दूसरे फेज में। कुल 4 चरणों में आयोजित होगा वैक्सीनेशन। राज्य में 3 जगह जहां एयर ट्रैफिक की व्यवस्था है वहां मुख्य भंडारण होगा वैक्सीन का। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बनाया गया है स्टोरेज सेंटर। इसके बाद संभाग और जिला स्तर तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन रहे हैं। और देखिए, क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है, ऐसे में हर राज्य को अपने स्तर पर तैयारी करनी है। उसी क्रम में राजस्थान में भी 16 तारीख से ही, जो आगामी 16 जनवरी होगा, उससे कोविशील्ड लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर चिकित्सा मंत्री ने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा 3689 सेशन साइट सरकारी और 2969 सेशन साइट निजी क्षेत्र की चिन्हित की गई है। 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता विकसित कर ली गई है राजस्थान में। मतलब हर तरीके से राजस्थान बिल्कुल तैयार है। कोरोना वैक्सीन पर सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की कर रहे हैं व्यवस्था। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब राज्यों में इस तरह के बयान सामने आए हैं कोरोना वैक्सीन को फ्री करने की। बिहार में भी जब चुनाव थे, आपको याद होगा, बिहार चुनाव के दौरान भी ये बातें कही गई थी। और कोरोना वैक्सीन पर सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। ये कहा जा रहा है फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप देखिए, और उस बीच अगर ये बयान सामने आता है और उस बीच अगर ये कहा जाता है कि फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, ये बहुत बड़ा बयान कह सकते हैं आप। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार की अपील। कहा टीकाकरण के फर्स्ट फेज में जनप्रतिनिधियों को भी करें शामिल। सोमेश कुमार की अपील, टीकाकरण के फर्स्ट फेज में जनप्रतिनिधियों को भी करें शामिल। राज्य में टीकाकरण के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की थी बैठक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी के साथ वैक्सीनेशन की तैयारियों पर की थी बैठक। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने गौबा से अनुरोध किया कि टीकाकरण में पंचायत राज कर्मचारियों को शामिल किया जाए। तो ये एक अपील की गई है, क्योंकि देखिए, जब कोरोना वैक्सीनेशन होगा तो कहा यह जा रहा है कि जो सबसे पहले ये वैक्सीनेशन होगी वो कोरोना वॉरियर्स को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। इसी बीच तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार की अपील सामने आई। कहा टीकाकरण के फर्स्ट फेज में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। हनी ट्रैप प्रकरण में जासूसी का आरोपी गिरफ्तार। सत्यनारायण पालीवाल को किया आईबी ने गिरफ्तार। भारतीय सेना की सामरिक महत्व की जानकारियां कर रहा था लीक। जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाने पर किया गिरफ्तार। आरोपी सत्यनारायण को 2 दिन पहले लिया था हिरासत में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चल रहा था शद्म नाम से सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए महिला से था आरोपी संपर्क में। गैर कानूनी तौर पर भारतीय सेना के दस्तावेज रख रहा था फोन में। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अब हनी ट्रैप प्रकरण में जासूसी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सत्यनारायण पालीवाल को आईबी ने गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना की सामरिक महत्व की जानकारियां कर रहा था लीक। उद्धव सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। सरकार ने घटाई पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा। फडणवीस की सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी लिया वापस। अन्य कई नेताओं की भी घटाई गई है सुरक्षा। राज ठाकरे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को भी दिया गया है झटका। फडणवीस को अब Z+ के बजाय एस्कॉर्ट के साथ साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं फडणवीस परिवार को मिलेगी X श्रेणी की सुरक्षा। भाजपा ने की है उद्धव सरकार के इस कदम की आलोचना। सरकार की इस कार्रवाई को बताया है बदले की राजनीति। तो देखिए, ये सुरक्षा
का विषय, जहां पर उद्धव सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और बड़ा कदम उठाया है, जहां सरकार ने घटा दी है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा। फडणवीस की सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी वापस ले लिया गया है। हालांकि कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है। पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन, कांग्रेस में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 15 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे प्रदर्शन। किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाने के निर्देश हैं। एआईसीसी की ओर से सभी प्रदेश प्रमुखों को जारी किए गए निर्देश। धरना प्रदर्शन के साथ ही राजभवन के घेराव के भी निर्देश। एआईसीसी संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने जारी किया सर्कुलर। तो ये महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि देखिए किसान लगातार अपने आंदोलन पर हैं, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस में अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 15 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। किसान अधिकार दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने के निर्देश दिए गए हैं। एआईसीसी की ओर से सभी प्रदेश प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धरना प्रदर्शन के साथ ही राजभवन के घेराव के भी निर्देश हैं। अमर्त्य सेन को लेकर बंगाल में सियासत, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर बीजेपी टीएमसी में तकरार। एक तरफ भाजपा दिलीप घोष लगा रहे सेन पर आरोप, शांति निकेतन के विश्व भारती में जमीन हड़पने का आरोप। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बताया इसे सियासी मुद्दा। अमर्त्य सेन को करार दिया बंगाल का गौरव और कोलकाता में सेन के समर्थन में निकाला एक मार्च भी। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और इस मुहिम में टैगोर का साथ दिया था क्षिति मोहन सेन ने। अलबत्ता क्षिति मोहन सेन थे अमर्त्य सेन के नाना। टैगोर ने अपने मित्र क्षिति मोहन को दी थी इस जमीन पर घर बनाकर रहने की जगह और इसी घर में पैदा हुए थे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। लेकिन कुछ दिन पहले अमर्त्य सेन का नाम आया अवैध निवासियों की सूची में। बस यहीं से शुरू हो गया जमीन हड़पने का पूरा ये विवाद और पूरा ये मामला। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव, इसलिए हर एक चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जो बंगाल से जुड़ी हुई है। ऐसे में अमर्त्य सेन से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई, जहां पर तकरार देखने को मिली है। अमर्त्य सेन को लेकर बंगाल में सियासत, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर बीजेपी टीएमसी में तकरार। एक तरफ भाजपा दिलीप घोष लगा रहे सेन पर आरोप, शांति निकेतन के विश्व भारती में जमीन हड़पने का। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बताया इसे सियासी मुद्दा। नेताजी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के उद्बोधन को बंगाल के गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी कर रखी है अपनी तैयारियां। नेताजी की 125वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारियां। नेताजी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है दीदी। 21 मार्च को ममता खुद करेंगी एक बड़े पैदल मार्च का नेतृत्व। ये पैदल मार्च नेताजी के घर से निकलकर जाएगा सुभाष चौक तक। तो महत्वपूर्ण दिन है। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है और इसलिए देखिए ये प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। नेताजी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है। ऐसे में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के उद्बोधन को बंगाल के गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। नेताजी की 125वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारियां हैं। नेताजी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है ममता बनर्जी। बंगाल में किसानों के दोनों हाथ लड्डू, किसान सम्मान निधि। पश्चिम बंगाल चुनाव में पलट सकती है पासा। पीएम मोदी कई बार भाषणों में किसान सम्मान निधि का कर चुके हैं जिक्र। सालाना 6000 की राशि बतौर सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिल रही है। लेकिन बंगाल के किसान दीदी की जिद की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित। ऐसे में चुनाव नजदीक ममता ने भी योजना में शामिल करने का दिया ऐलान। हालांकि चुनाव से पहले किसानों को पैसा मिलना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद किसानों के खाते में जा सकती है मोटी रकम। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 2 साल की बकाया राशि भी कर दी है घोषणा और इस तरह किसानों के खाते में 6000 से 18000 की रकम आ सकती है। वहीं भाजपा के हाथ लगे तुरूप के पत्ते की काट ममता को अब खोजनी होगी। देखिए किसान सम्मान निधि जो योजना लॉन्च की गई वो बंगाल के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले लाभ मिलने की बात कही गई है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से किसानों को ये लाभ मिलता है। छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते बात नीतीश कुमार की करते हैं। नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी पर हमला। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन पता नहीं चला। राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही अटकलें।
कि नीतीश कुमार का ये बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। नीतीश ने प्रदेश कार्यकारिणी के पहले दिन बैठक को संबोधित किया। ये महत्वपूर्ण दिन रहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां नियुक्तियां नहीं हो रही, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इशारों में एक बार फिर से नीतीश कुमार का हमला नजर आया है बीजेपी पर। आगे बढ़ते हैं, बात योगी सरकार की। योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नियम तोड़कर मिली थी पदोन्नति। सूचना विभाग के 4 अपर जिला अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा गया। इन 4 अफसरों को योगी सरकार ने बनाया चपरासी चौकीदार। तो देखिए, योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस, नियम तोड़कर मिली थी पदोन्नति। सूचना विभाग के 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा गया। केजरीवाल की गोवा और पंजाब फतह करने की चाह मार रही हिचकोले। दिल्ली के बाहर कई राज्यों में आजमाना चाह रहे अपने किस्मत। गोवा के लिए तो अभी से केजरीवाल ने शुरू कर दी है चुनावी तैयारी। हालांकि अभी गोवा में 1 साल से भी ज्यादा का समय है चुनाव होने में, और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कोंकण एकेडमी खोलने का ले चुके हैं फैसला। गोवा की 18 लाख की आबादी में से 8 लाख लोग हैं कोंकणी भाषाई। वहीं पंजाब में भी अगले साल चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रहे हैं दाव। किसान आंदोलन में सेवादार बनकर सस्ती लोकप्रियता लूटने की कर रहे कोशिश, जबकि यही केजरीवाल एक कृषि कानून को दिल्ली में कर चुके हैं अधिसूचित। हालांकि पिछले चुनाव में गोवा में जीत की चाह में आम आदमी पार्टी के हाथ रहे थे खाली, लेकिन फिर कोंकणी के सहारे केजरीवाल चढ़ना चाह रहे हैं सफलता की सीढ़ी। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ गोवा में, दूसरी तरफ पंजाब में भी चाह रहे हैं कि खाता खोला जाए, सरकार बनाने की कोशिश करवाए, और उसके लिए लगातार कई रणनीति बनाई जा रही है। आखिर क्यों बैकफुट पर आ गए रजनीकांत? बकायदा रजनी ने कर दिया था नई पार्टी का ऐलान, अर्जुना मूर्ति को बना दिया था नई पार्टी का संयोजक भी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी से भी विशेष लगाव है रजनीकांत को, और एक पार्टी के तौर पर रजनी पसंद करते हैं भाजपा को। भाजपा और संघ की ओर से गुरुमूर्ति लगातार थे रजनी के संपर्क में। सूत्रों के अनुसार रजनी एक के बाद एक करवा रहे थे जनमत सर्वेक्षण, लेकिन इन सर्वेक्षणों में भगवा कमल के पूर्ण फूटन को नहीं मिला आभास। ऐसे में फंड की कमी और मामले की नजाकत को भांपते हुए रजनीकांत ने लिया ये अहम फैसला। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि रजनीकांत अपनी पार्टी लेकर आ सकते हैं चुनाव से पहले। हालांकि लगातार कोशिश और कवायद की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों बैकफुट पर आ गए रजनीकांत, ये बड़ा सवाल। क्रिकेटर्स पर नस्लीय टिप्पणी प्रकरण में बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने की थी भारतीय खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर नस्लीय टिप्पणी। अब जानकार सूत्रों ने किया है खुलासा। सिराज को ब्राउन डॉग और बिग मंकी कहा गया। बाउंड्री पर खड़े सिराज ने की थी अपशब्द कहे जाने की शिकायत, और इसके बाद दर्शकों के एक समूह को किया गया बाहर। तो ये खबर सामने आई जब नस्लीय भेदभाव और नस्लीय टिप्पणी की बात सामने आई, और अब जानकार सूत्रों ने किया है खुलासा। सिराज को ब्राउन डॉग और बिग मंकी तक कहा गया। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा। हरफनमौला रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज से बाहर। रविंद्र जडेजा को बाहर होने से काफी मुश्किल हो सकती है भारतीय टीम में। जडेजा के स्थान पर ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट के लिए दावेदार भारतीय टीम के पास वॉशिंगटन सुंदर का विकल्प है। ऑलराउंडर सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी माहिर हैं। सुंदर T20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। टेस्ट सीरीज के लिए नेट बॉलर के रूप में रोक लिया गया था सुंदर को। सीरीज के दौरान चोट की परेशानी से जूझ रही भारतीय टीम, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल चोट की वजह से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा जब अब बाहर होकर सुंदर को जगह मिली है, देखना यह होगा कि किस तरीके से टीम में बैलेंस कर पाएंगे और टीम में किस तरह से अपनी भूमिका निभा पाते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में गति पकड़ रहा मालगाड़ियों का संचालन। न्यू अचेली से न्यू किशनगढ़ के 306 किलोमीटर गलियारे का हुआ लोकार्पण। मुंबई से दिल्ली की गुड्स ट्रेन मदार के पास इसी गलियारे से चलेंगी। मुंबई से नोएडा तक कॉरिडोर का कार्य इसी साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है।
कॉरिडोर में मालगाड़ियों की न्यूनतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जबकि वर्तमान में मालगाड़ियों की औसत गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कॉरिडोर में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकेंगी। मालगाड़ी 25 टन के नए कंटेनर डिजाइन के साथ संचालित होंगी। रेलवे ट्रैक पर फील्ड स्टाफ को विशेष मोबाइल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान स्टाफ को ट्रैक पर यदि मिलती है किसी तरह की गड़बड़ी तो कंट्रोल रूम के अलावा लोको पायलट को भी दी जा सकती है सूचना। इससे मालगाड़ियों से होने वाले रेल हादसों को रोका जा सकेगा। रेलवे ट्रैक पर सिग्नल पॉइंट फेल होने से भी बचाने के लिए उपयोग की यह नई तकनीक है। बारिश होने पर भी ट्रैक पर पानी भरने पर जारी रहेगा ट्रेन संचालन। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद अब इस मालगाड़ियों ने गति पकड़ी और आगे और भी इसके विस्तार होने की सूचना है। राजस्थान रोडवेज करेगा 550 नई बसों की खरीद। रोडवेज के बेड़े में फिलहाल है करीब 4000 बसें। पिछले वर्ष मार्च से पहले 1100 बसों की होनी थी खरीद, लेकिन 800 बसें ही खरीद सका था रोडवेज प्रशासन। बची हुई 300 बसों के अलावा 250 अन्य बसें खरीदी जाएंगी। BS6 श्रेणी की होंगी नई बसें। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ईंधन क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं रोडवेज के बेड़े में कुल बसों की संख्या करीब 4500 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, जिस तरीके से रोडवेज बसों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, ये एक पॉजिटिव खबर, और अब रोडवेज के बेड़े में फिलहाल 4000 बस, जिसकी संख्या अब बढ़कर जल्दी ही ज्यादा हो जाएगी। सोने चांदी की खरीदारी में केवाईसी की जरूरत पर सरकार ने दी है सफाई। 2 लाख तक की ज्वेलरी खरीदने के लिए केवाईसी जरूरी नहीं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 28 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए कहा, 2 लाख रुपए से अधिक के जेवर खरीदने पर केवाईसी की होगी आवश्यकता। FATF नियमों की वजह से जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो ये सफाई दी गई है कि 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा पर केवाईसी की जरूरत होगी। दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार कर रहा रक्षा मंत्रालय। 5 साल का रक्षा आधुनिकीकरण प्लान तैयार किया जा रहा है। रोडमैप के आधार पर इस बार रक्षा बजट आवंटित होगा। सीमा पर जारी तनाव के चलते रक्षा बजट में हो सकती अभूतपूर्व वृद्धि। पहली बार देश का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। चीन का कुल रक्षा बजट है 167 अरब डॉलर, जबकि भारत का रक्षा बजट मात्र 45 अरब डॉलर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार बॉर्डर पर तमाम चीजें देखी जा रही है, इस बार इस बजट में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी। भले ही मोदी की टिप्पणी अमेरिका में हुई हिंसा पर थी, लेकिन निशाना किसान आंदोलन भी था। पीएम द्वारा की गई टिप्पणी में बहुत सावधानी से शब्दों का चयन किया गया। पीएम ने कहा, गैर कानूनी प्रदर्शन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यही बात केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेताओं ने भी कही। कुछ किसान हितैषी लोगों ने भी सरकार के समकक्ष दिया है ये बयान। यदि सरकार झुकी और संसद में पास किए गए कानूनों को बदला गया तो इससे गलत नजीर जाएगी। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों का